ये पहले आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, अब नहीं देखने को मिलेगा। देखें, ये जो है ज़मीन का टुकड़ा है। अब इस ज़मीन का कोई भी आकर किसी को खड़ा करके केवाला करवा लिया। अब केवाला तो हो गया, लेकिन दस्तावेज जो बनाया गया वो जाली दस्तावेज बनाया गया, यानी विक्रेता जो है वो तो है ही नहीं असली में। तो एक ऐसा भी किया जाता था। दूसरा कि एक जो है फर्जी कागजात ही बना लिया और कागजात को कहीं रजिस्टर भी किया भी नहीं, और इसी कागजात के आधार पर हो सकता है जमीन का दाखिल खारिज भी करा लिया। तो जो भी है, हमारा कानून क्या कहता है, वर्तमान स्थिति में ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। देखें, कोई भी अगर जमीन का टुकड़ा है, अब जमीन देखें इसमें क्या हो गया कि अगर कोई भी कागजात है तो इसमें अगर दो विक्रेता है, यानी दो विक्रेता है, अब विक्रेता अलग अलग है दोनों, एक का कोई लेना देना नहीं है जमीन से और दूसरा जो है उसका तो जमीन है, प्रॉपर्टी है, तो वो बेचा है। तो ऐसा समस्या जब उत्पन्न होगा कि दो विक्रेता अलग अलग है और दो खरीदार भी अलग अलग है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। आज देखें, सवाल है यहाँ पर कि नमस्ते सर, मेरा जो दादा ने 1960 में जमीन दाखिल खारिज नहीं किया, जमींदार दूसरी जमीन जो है दूसरी आदमी बेच दिया 1983 में, मेरे दादा ने 1960 में लिया, मोटिशन हो गया है जाली, एक तरह से जाली वाला काम है ना, केवाला बनाकर। देखें, जो भी सिचुएशन हुआ होगा, लेकिन इसमें एक नियम समझें कि हमारा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर एक्ट जो कानून है वो क्या कहता है कि अगर एक जो मालिक है, जमीन का मालिक, कोई भी व्यक्ति अगर जमीन का मालिक है, जमीन को बेचने का उसके पास अधिकार है, तो अगर एक बार वो प्रॉपर्टी को बेच दिया यानी ट्रांसफर कर दिया, तो उसके बाद यानी अगर बेच दिया ना, तो उसके बाद जो जमीन मालिक है, जमीन मालिक के साथ साथ जो उसका बेटा है यानी जो उसके आने वाले वंशज हैं, किसी को भी ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है। यानी प्रॉपर्टी को अगर एक बार जो व्यक्ति जमीन मालिक ने ट्रांसफर कर दिया, तो उसके बाद उसके उत्तराधिकारी इस जमीन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो ये एक धोखाधड़ी होगा, जालसाजी होगा, यानी उनको अधिकार ही खत्म हो जाता है। तो अगर ऐसा किया गया बाद में, मान लेते हैं 1960 में, पहले जिसके पास कागजात होगा, कानूनी तौर पर इस प्रॉपर्टी में उसी का मान्यता होता है। लेकिन वसीयतनामा में ऐसा नहीं होता है। जमीन आप खरीदते हैं तो जो एक तरह से यहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर्टी को अपने नाम पर कराया, जो पहले प्रॉपर्टी खरीदा उसी का प्रॉपर्टी होता है। लेकिन वसीयत में क्या होता है कि वसीयत में हम आपको बता दें, जो सबसे लास्ट में वसीयत कराता है उसी का मान्य होता है। यानी आखिरी में मरते मरते जो है कोई व्यक्ति जो है लास्ट में जाके वसीयत कर दिया, तो पहले जितना भी वसीयत किया सारा वसीयत का मान्यता खत्म, और लास्ट में मरते मरते जो वसीयत किया गया उसी वसीयत का मान्यता कानूनी तौर पर होगा। अगला सवाल है, सर हमारा जमीन मेरे पिता के चाचा की बेटी ने आधा हिस्सा अपना बेच दिया क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था। अब हम जो है क्या करें। अभी भी जो है उस घर में हम रह रहे हैं, लेकिन जो खरीदा है वो देने का नाम नहीं ले रहा। तो इस देखें, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो जमीन है, ठीक है, अब यहाँ पर पिता के जो है चाचा की बेटी जो है अगर आधा हिस्सा, ठीक है, आधा हिस्सा जो है वो जमीन को बेच दिए हैं, क्योंकि भाई नहीं था, मान लेते। देखें, ये अधिकार है, तो ये अधिकार है और ये अधिकार जो है यहाँ पर उनसे कोई छीन नहीं सकता है, इसलिए कि कानूनी तौर पर उनका अधिकार है। और बेचने का अधिकार, कोई वंशज भाई नहीं है तो वो प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। अब हम क्या करें, अभी भी जो है घर में हम रह रहे हैं, लेकिन जो खरीदा है वो देने का नाम नहीं ले रहा है। हम आपको बता दें कि आप कोर्ट चले जाएं, ठीक है, कोर्ट यहाँ पर चले जाएं, और हम आपको बता देते हैं कि ये इसके लिए आप जो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे उसमें एक जजमेंट दिखेगा कि जजमेंट में जो आप देख सकते हैं वो फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जहां पर कि कोई संपत्ति को अगर बेच दिया गया, ठीक है, यानी बेचने के बाद भी अधिकार, यानी जजमेंट स्टोरी में जो है, यानी संतोष सिंह का फैसला है, बेचने के बाद भी जो है वो अधिकार
वापस मिलेगा हिस्सेदार को। यानी अगर मान लेते हैं मकान है, आप देखें ये मकान है, अभी मकान में जो है पहले पिता और चाचा रहते थे, ठीक है, चाचा रहते थे। अब चाचा की मान लेते हैं बेटी, अब वो बेचना चाहती है, तो पहले इनको देना होगा, जो पिता के बेटे हैं ना उनको देना, स्पष्ट तरीके से। ये समझ ले, कानून है, ये कानून है। अब बताए वो जजमेंट में कौन सा कानून है, कहाँ से आया ये कानून, कहाँ लिखा हुआ ये कानून, लेकिन ये नियम है, कानून है, पहले उनको देना होगा, जो हिस्सेदार है उसको देना होगा। यानी बाद में आप दूसरे को बेच सकते हैं। अगर बेच दिए हैं तो वही हुआ था उस जजमेंट में भी, उस फैसले में भी, कि बेच दिया था, तो बेच दिया था तो सबक सिखा दिया कि कैसे जमीन को वापस लाया जा सके। देखें, आपका भी अगर समस्या है तो आप जाएंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अपना सवाल। मेरा प्रयास रहेगा हम इसी तरीके से आपको बताएंगे कि आखिर आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है। अब देखें, ये इनका जो सवाल है, ये कह रहे हैं सर 1954 में दादाजी ने जो हुक्मनामा से ज़मीन जो है द्वारा दिया गया था, उसमें एक भाई का नाम जो है चढ़ा है और साथ में जो वगैरह लिखा हुआ है। पुराना पेपर नहीं है बट रसीद भी जो है वगैरह के नाम से ही है। हमारे जो है यहाँ पर क्लियर करना है कि किसी भाई का नाम से ज़मीन दिया गया था, किसके यहाँ पर जो है निकालें सर, हम झारखंड से हैं। अब जब बिहार और झारखंड एक था तब हुक्मनामा हुआ गया था, तो डिस्ट्रिक्ट से पेपर ऑनलाइन कैसे निकालें। तो देखें, बिल्कुल यहाँ आप जो है चाहें तो जो हुक्मनामा का पेपर है ना उसको आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब सरकार के पास जो है इसका ब्यौरा मौजूद हो। सरकार अगर ये स्वीकार कर ले कि मेरे पास जो है, यानी जो जमींदारों के द्वारा दिया गया रिटर्न है, जमीन का जो ब्यौरा है, यानी ये किसी प्रकार का ब्यौरा अब मेरे पास नहीं है, ये रजिस्टर जो है यहाँ पर मेरे एक तरह से उपलब्ध नहीं है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में दिक्कत होगा। तो इसलिए कई जो भी जमींदार हैं जिनके पास हुक्मनामा से ज़मीन अगर प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में फिर जो है आपको यहाँ पर एक ऐसा करना चाहिए कि जो ज़मीन है आपका दखल में है, और उसके बाद जो है उस हिसाब से कागजात पर आपको जो है बंटवारा नामा तैयार करना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं पंचनामा तैयार करना चाहिए। ये ज़मीन हमारे दखल में है और लंबे समय से दखल में है, कागजात नहीं मिल रहे हैं। अब जो कभी अगर भूमि सर्वेक्षण होता है तो उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ायदा उसका देखने को मिलेगा कि भूमि सर्वेक्षण आप जो है दखल कब्जे के आधार पर, पंचनामा के आधार पर करवा पाएंगे। इसलिए कि पूरी जांच होगी तो लगेगा कि नहीं ये ज़मीन को और कोई जो है दावा करने वाला नहीं है, तो ये इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे प्राप्त कर पाएंगे। आदिवासी औरत जो है यहाँ पर विधवा हो जाए और औरत का कोई बेटा नहीं हो, तो ऐसी जो आदिवासी विधवा औरत का क्या अधिकार है पिता की संपत्ति में। देखिए, हमारे देश में उत्तराधिकार अधिनियम तो है, लेकिन आज हम बात करेंगे, अब ये जो सवाल है कि जो यहाँ पर आदिवासी विधवा अगर है कोई, तो आदिवासी विधवा के लिए क्या कानून है। आखिर वर्तमान स्थिति अगर बात करें तो देखें, कुछ ऐसा सिचुएशन है जहां पर आदिवासी जो विधवा है उसको जमीन में, संपत्ति में हिस्सा दिया जाता है, और कुछ ऐसा कंडीशन है कि हिस्सा जो है नहीं दिया जाता है, सिर्फ जो है भरण पोषण, यहाँ पर भरण पोषण का अधिकार मिलता है। अब यहाँ पर देखें कि ये जो कानून इनका जो एक तरह से आप कह सकते हैं, जो ये जनजाति हैं, कुछ ऐसा आदिवासी समाज में जो है अलग अलग जनजाति होती है, तो कुछ जनजाति में विधवा जो हो जाती है तो उसको हिस्सा दिया जाता है, लेकिन कुछ जनजाति में भरण पोषण का अधिकार मिलता है, ठीक है। तो ये देखें, कुछ जनजाति में क्या है कि विधवा को पति का जो भी संपत्ति है, पति का जो भी जमीन है उसमें हक दे दिया जाता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में अब ये डिपेंड करता है कि जो है विधवा के अधिकारों में आपको अंतर देखने को मिल सकता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम जो है 1925 जनजातियों पर लागू नहीं होता है। यानी जो हमारा कानून है उत्तराधिकार अधिनियम जो है 1925, इसमें जो एक तरह से जो जनजाति हैं, है ना, यहाँ पर जनजातियों पर लागू नहीं होता। इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे।
समझ में आएगा कि आखिर इसके लिए सरकार क्या प्रावधान कर रही है, क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या अधिकार मिला हुआ है और किस प्रकार से जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, आप उसको बचा सकते हैं, उसमें अपना हक को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।